हेलो गाइज, आज हम लोग का टॉपिक है संस्कृत गंगा का जो विजयी भाव बुक है सर्वज्ञ भूषण सर का। उस बुक में का जो टॉपिक है अव्ययी भाव समास, उसको आज डिस्कस करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग समास के बारे में पढ़ चुके थे, उसके भेद के बारे में पढ़ चुके थे और उस समास विग्रह के बारे में पढ़ चुके थे कि समास विग्रह कितने प्रकार का होता है। इस वीडियो में हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है अव्ययी भाव समास, आइए हम लोग जान लेते हैं। तो अव्ययी भाव समास वह होता है कि वह समास जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद अव्यय का मतलब क्या है? पूर्व पद अव्यय हो और पूर्व पद ही प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद प्रधान होने का मतलब ये है कि पूर्व पद मुख्य होना चाहिए। और जो इस समास में पूर्व पद हमेशा अव्यय होता है और पूर्व पद जो होता है वो उत्तर पद से मिलके उत्तर पद अव्यय न होते हुए भी जब उससे मिल जाता है तो उसको भी अव्यय ही कर देता है। तो ऐसे जो शब्द बनता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान या फिर मुख्य होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और समास में कम से कम 2 पद होने चाहिए। अधिक से अधिक ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम 2 पद होने चाहिए। और पहला जो पद होता है उसको पहला जो पद होता है उसे पूर्व पद और जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि उपनदम है तो उपनदम में उप जो हो जाएगा वो प्रथम पद हो जाएगा और नदम जो है ये प्रथम, उप जो है पूर्व पद हो जाएगा और नदम जो है उत्तर पद हो जाएगा, तो ये उपनदम हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए यथा शक्ति है तो यथा पूर्व पद हो जाएगा और शक्ति उत्तर पद हो जाएगा। ऐसे ही चंद्रशेखर है, अधिगोपम है, त्रिभुवन है, रामकृष्ण है तो जो पहला अधि, चंद्र, त्रि, राम ये सब पूर्व पद हो जाएंगे और ये गोपम, शेखर, भुवम, कृष्ण ये सब उत्तर पद हो जाएगा। तो पता चल गया क्या क्या होता है पूर्व पद और उत्तर पद। जो प्रथम पद होता है उसको पूर्व पद, जो उत्तर पद बाद दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद होता है। तो आइए जान लेते हैं। ये तो समझ गए अपनी लैंग्वेज में। और क्या कहा जाता है, आइए कुछ विशेष बातों को भी जान लेते हैं क्या होता है अव्ययी भाव समास में। तो अव्ययी भाव समास होने पर जो सामासिक पद होता है वो अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जो भी बनता है सामासिक पद या समस्त पद वो नपुंसक लिंग में, और नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। आइए जान लेते हैं किताबी भाषा में क्या होता है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, अर्थात इसमें ये कह रहा है जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान या फिर मुख्य उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। यही तो हम बताए हैं वो अपनी भाषा में, ये भी बुक में लिखा है, इसको भी पढ़ लिए। आइए आगे देखते हैं क्या लिख रहा है। ध्यान दें, हम ये बुक में लिखा है, ध्यान देने के लिए विशेष ध्यान देने के लिए कह रहा है कि समास में सामान्यतः 2 पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पहला जो आने वाला पद होता है उसको पूर्व पद और बाद में आने वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे उपनदम में जो उप है वो पूर्व पद हो जाएगा और नदम में जो दूसरा है जाएगा ये उत्तर पद हो जाएगा। आइए जान लेते हैं और क्या कह रहा है कि अव्ययी भाव समास होने पर सामासिक अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग होता है। यही तो हम बताए हैं कि अव्ययी भाव समास होने पर जो सामासिक पद बनता है वो अव्यय बन जाता है और नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। आइए जान लेते हैं और क्या दिया है इसमें। अनव्ययम अव्ययः
पद्यते इति अव्ययी भावः। अर्थात शब्द समास होने के पूर्व तो अव्यय नहीं होता है, पहले अव्यय नहीं होता है, लेकिन जब समास हो जाता है, समास हो जाने के बाद से जो वो पद होता है वो अव्यय हो जाता है, उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे शक्तिम अंतरिक्रम्य, तो इसमें इसका हो जाएगा समास यथाशक्ति। तो इसमें यथाशक्ति, जो शक्ति है ये तो पद है, इसका रूप चलता है ना, शक्ति शक्ता शक्त्या, लेकिन इसका जब समास हो जाएगा तो ये भी अव्यय की जैसे व्यवहार करने लगेगा। ये शक्ति शब्द अव्यय नहीं है, किंतु यथा इस अव्यय के समास होने के कारण यथाशक्ति यह पूरा पद अव्यय हो गया है। समास होने के कारण यथाशक्ति यह पूरा पद अव्यय हो गया है और नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त है। आइए जान लेते हैं अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण के बारे में। तो विभक्ति के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत पद के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हरौ इति का समास विग्रह है, तो इसका समस्त पद हो जाएगा अधिहरि। आत्मनि इति तो अध्यात्मम हो जाएगा। गोपी इति तो अधिगोपम हो जाएगा। देखिए ये अधिहरि, अध्यात्मम और अधिगोपम ये नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ अधि अव्यय सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है। आइए कुछ और उदाहरण के बारे में जान लेते हैं। समीप अर्थ में विद्यमान उप आदि अव्यय पदों का सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि जो उप अव्यय है, उप का मतलब होता है समीप या फिर पास में। तो गंगाया समीपम, तो इसका समासिक पद या समस्त पद हो जाएगा उपगंगम। उपगंगम का अर्थ होता है गंगा नदी के समीप। ऐसे ही नगरस्य समीपम हो जाएगा उपनगरम, कृष्णस्य समीपम हो जाएगा उपकृष्णम, और कूलस्य समीपम हो जाएगा उपकूलम, तटस्थ समीपम हो जाएगा उपतटम। तो ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। और इस उदाहरण में जो उप है ये तो अव्यय है, और अव्यय समीप अर्थ में है, जिसका गंगा आदि समर्थ सुबंत पदों के साथ अव्ययी भाव समास हुआ है। और समास होने के बाद से उपगंगम, उपनगरम आदि पूरा पद अव्यय हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो गया है। समृद्धि के अर्थ में भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मद्राणाम समृद्धि, तो इसका समुद्रम हो जाएगा समुद्रम। भिक्षाणाम समृद्धि, तो सुभिक्षणम हो जाएगा। तो ये भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। आइए जान लेते हैं अव्ययी भाव समास के और भी। ये सब बुक में दिया है, सब देख लीजिएगा। और एक जो मेन है वो बता दे रहे हैं। जिस भी पद के पूर्व में अव्यय लगा रहेगा तो उसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये लगा के आ जाइएगा, एग्जाम में लिखना तो रहेगा नहीं, गोला भरना रहेगा, चाहे यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट हो। बस जहाँ दिखे अगर पूर्व पद में अव्यय लगा है, अव्यय या फिर उपसर्ग लगा है, तो अव्ययी भाव समास लगा के चले आइएगा, सही हो जाएगा। जैसे ये इसी में देखिए अनुविष्णु, अनुरामम, अनुरथम, अनुशिष्यम, अनुगोपालम, ये सब, या फिर यथाशक्ति, यथासंभव, अनुरूपम, अनुगुणम, प्रत्यक्षम, प्रत्येकम, प्रतिगृहम, प्रतिदिनम, प्रत्यर्थम, प्रतिजनम, प्रतिछात्रम, प्रतिदिशम, ये सभी जो है सब में
अव्यय लगा हुआ है ना, इसलिए ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति, यथा बलम, यथा समयम, यथा बुद्धि, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। आइए और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यथा ज्ञानम, सहरि, स्वरूपम, अनुज्येष्ठम, अनुवर्णम, सचक्रम, सहस्त्रम, ससखी, सवर्णम, जितने भी अव्यय पद हैं प्रथम पद में सब अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आइए मेन चीज एक देख लेते हैं। नदी भी सच, नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे ये यहाँ पे ये इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी नदीवाची शब्दों के साथ अगर संख्यावाची शब्द का समास होता है तो वहाँ पे भी अव्यय भाव समास होता है। जैसे पंचगंगम, तो पंचगंगम मतलब होता है 5 गंगाओं का समाहार। द्वियमुनम, तो द्वियमुनम मतलब 2 यमुनाओं का समाहार। सप्त नर्मदम मतलब 7 नर्मदाओं का समाहार। तो ये भी जितने भी नदीवाची हैं उसके आगे अगर संख्यावाची लग जाएगा तो वो अव्ययी भाव समास नदी भीषस च से हो जाएगा अव्ययी भाव समास। समझ में आ गया? आइए कुछ और जान लेते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। तो अव्ययी भाव समास में हाँ देखिए, पंचगंगम, द्वियमुनम, सप्त नर्मदम आदि जो नदीवाची पदों के साथ अगर संख्यावाची पदों का प्रयोग होता है तो अव्ययी भाव समास वहाँ पे हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और जो अव्ययी भाव समास होता है वो सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और जहाँ पे समझ में ना आए तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करें, उसको फिर से देखा जाएगा और बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।